भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट रह चुके उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के एक स्टेटमेंट पर पूरे भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, उद्वेलित हैं तथा उसकी आलोचना ऐसे अभिभाषक कर रहे हैं जो 10,000 रुपये वकालत की फीस लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत चालू करते हुए आज 5 लाख और 10 लाख और 50 लाख रुपया पर पेशी लेते हैं, खाली इसलिए कि उन पर किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का या मुख्य न्यायाधीश का आशीर्वाद प्राप्त है। और आम जनता में, लिटिगेंट्स में ये होता है कि जो वकील जज से वांछित आदेश दिला सके उसको किसी भी फीस पर एंगेज करते हैं, और उसी के कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय रिस्पॉन्सिबल है वकालत की फीस बढ़ाने में। जो सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वकीलों को प्रेफरेंस दे करके, उनके केस पहले सुन करके, उनकी रिक्वेस्ट मान करके, और ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये वरिष्ठ वकील हैं, पूरे भारत राष्ट्र के बेस्ट एडवोकेट्स में हैं, और वही लोग फिर उपराष्ट्रपति के स्टेटमेंट की आलोचना कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने संविधान देखा ही नहीं, जबकि जो आलोचक हैं वो संविधान पढ़े बगैर, संविधान के इतिहास की जानकारी बगैर और नेशनल जुडिशल कमीशन का इतिहास देखे बगैर आलोचना करते रहे। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस की नियुक्ति का आधार क्या है और कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नंबर ऑफ निर्णय डिसीजंस दे करके और एक अलग से विशिष्ट वर्ग जजेस का कायम कर दिया है। चाहे हिंदुस्तान में जमींदारी एबालिशन हो गया, जागीरदारी एबालिशन हो गया, राजाओं की रियासतें गई, सब मिल गई, परंतु भारत स्वतंत्र होने के बाद में जुडिशरी ने अपनी तनख्वाह बनाने के लिए, अपने सुविधाएं लेने के लिए, अपने लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए स्वेच्छाचारितापूर्ण आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करके दिए हैं। 142 में ये है कि कोई यदि लॉ नहीं है, कोई प्रोविज़न नहीं है, तो संपूर्ण न्याय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को, केवल सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार और क्षेत्राधिकार दिया है कि वह कोई निर्णय पारित करे। तो वह था आम जनता को न्याय देने के लिए। उसका उपयोग सर्वोच्च न्यायालय ने किया जुडिशरी को एक विशिष्ट वर्ग बनाने की, जिनकी अपनी सत्ता, जिनके अपने अधिकार, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये सब स्थिति मैं बताना चाहता हूँ। इसका सबसे हम बेसिक 1950 में जब भारतीय संविधान लागू किया तो 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी तरह से 217(2) में हाई कोर्ट जजेस की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। अब कंसल्टेशन वर्ड के लिए उनका कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि उनकी राय मानी जाए कि नहीं मानी जाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के लिए ये तो है कि वो अकाउंटेबिलिटी है। संसद के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है और उसके बाद भी मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति कार्य करता है, उस परामर्श को मानने को बाध्य है। वैसी स्थिति चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124(2) और 217(1) में नहीं प्रकट होती, तो हम यह मानते हैं कि कंसल्टेशन का मतलब वही है कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परामर्श दे तो राष्ट्रपति उसे माने। वहाँ तक तो ठीक था,
फिर उसके बाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मैटर आया। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा है कि नहीं, ये कुछ भी जुडिशरी के पावर्स या जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो। उस आधार पर 1990 में नेशनल जुडिशल कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का 67वां संशोधन का बिल लोकसभा में पेश हुआ। उसमें यह अधिकार दिया गया था कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के 2 सीनियर जजेस ऐसे 3 का कमीशन सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए बनाएगा। उसमें का चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे। दूसरा, उस अमेंडमेंट बिल जो संशोधन का लाए थे उसमें यह था कि हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा, स्टेट का चीफ जस्टिस रहेगा और एक सीनियर जज उस कंसर्न हाईकोर्ट का रहेगा। वो हाईकोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सलाह देंगे। जैसे ही ये बिल लोकसभा में आया तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की कमेटी 3 जजेस ने एक रेफरेंस किया कि जो पुराना जजमेंट था डॉक्टर एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1982 का, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वो 3 जजेस में थे रंगनाथ मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, एक वेंकटरमन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, और पूछी। उस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजेस की एक बेंच बनाई। उस बेंच में जस्टिस अहमदी और जस्टिस पुंछी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(2) है वो 317(1) है, उसमें जब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय ले जिससे कि संविधान के इस प्रावधान का उल्लंघन हो। फिर भी बहुमत से 7 जजेस ने ये कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जज की नियुक्ति के लिए सीजेआई और सीनियर मोस्ट जो 2 जजेस हैं वो मिलकर के जो परामर्श देंगे उसे राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा और उसी के आधार पर जजेस की नियुक्ति होगी। वैसे ही स्टेट हाई कोर्ट के लिए उन्होंने प्रावधान किया कि चीफ जस्टिस अब स्टेट के और गवर्नर के कंसल्टेशन से सीजेआई जो लिस्ट भेजेगा सीजेआई कॉलेजियम वो इस तरह से कॉलेजियम का अपॉइंटमेंट। अब कॉलेजियम में पूरी सत्ता सुप्रीम कोर्ट जजेस और हाई कोर्ट जजेस को नियुक्त करने की और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की और विभिन्न हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर्स की सब अधिकार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को दे दिए, जिसमें कि पहले तक सीनियर मोस्ट 2 जज होंगे, साथ में अब हो गया कि 4 लोग होंगे। अब ये असंवैधानिक है। संविधान में अमेंडमेंट बगैर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 124(1) है कि राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट करेगा और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट के के परामर्श पर जो सीजेआई के परामर्श देगा उस पर स्टेट के हाई कोर्ट जजेस का की नियुक्ति होगी। तो ये जो प्रोविजन था जो आज भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(1) और 317(1) है उसका उल्लंघन है, क्योंकि इस तरह का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता,
परंतु सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 में भारत के आम जनता को जस्टिस देने के लिए ये कहा कि यदि राष्ट्रपति को ही सब अधिकार रहेंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर के कंसल्टेशन से करेगा, और इस तरह से एग्जीक्यूटिव का जो दखल है वो जुडिशरी में बढ़ जाएगा। चूँकि संविधान में जुडिशरी को स्वतंत्र सत्ता दी हुई है तो उसमें हस्तक्षेप होगा, और इसलिए ये गलत है। तो जो 1990 में बिल रखा था, उस समय कोई भाजपा सरकार नहीं थी। 1990 से ये चलता रहा डिस्कशन। 2014 में जब इस संशोधन आया तो संशोधन जो नेशनल जुडिशल कमीशन एक्ट आया तो उसको अल्ट्रा वायस घोषित कर दिया। अब स्थिति ये बन गई कि सर्वोच्च न्यायालय ही ये तय करता है कि किसकी नियुक्ति होगी जुडिशरी में। तो जो अपने भाई भतीजे 2-2.5 हजार जो परिवार 200-250 परिवार पूरे हिंदुस्तान में है, वो एक विशिष्ट वर्ग बन गया जिनके उस परिवार से लोग जज अपॉइंट होते हैं, और वही उनके जो बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट के ही वकील अपॉइंट करवा देते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के करवा देते हैं, दूसरी स्टेट्यूटरी बॉडीज के करवा देते हैं, उनको अनुभव करवाते हैं और फिर उनको हाईकोर्ट जज बना लेते हैं। जैसे अरुण मिश्रा की बहुत आलोचना हुई नंबर ऑफ जजमेंट्स की सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को जो बहुत कम उम्र का वो हाईकोर्ट जज बनवा दिया। और अब वो चीफ जस्टिस यदि वैसा ही रहा तो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट तो बनेगा, स्टेट हाईकोर्ट तो बनेगा ही, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकता है। तो ये जो स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वो भाई भतीजावाद हो गया है, जिसके कारण कि सभी आम जनता में सुप्रीम कोर्ट के प्रति जो एक विश्वास था न्यायदान का, वह तभी तक था कि जब सब चीज़ उजागर नहीं हुई। परंतु यशवंत वर्मा के केस ने जो पाप का घड़ा फोड़ा तो उससे हर चीज़ सामने आ गई कि सर्वोच्च न्यायालय में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होता है, हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट एडवोकेट्स बनाने में सुप्रीम कोर्ट जजेस का और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का और जजेस का क्या रोल रहता है, सीनियर एडवोकेट बनाने में क्या रोल रहता है, और इस तरह से एक विशिष्ट स्थिति कायम कर ली। जजेस डायरेक्शन दे करके कि तनख्वाह बढ़ा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाह बढ़ाओ। भारत स्वतंत्र हुआ था तो महात्मा गांधी के कहने से हाई कोर्ट जजेस ने अपनी सैलरी 1000 कम की थी। चीफ जस्टिस को 6000 मिलते थे, हाई कोर्ट जजेस को 5000 मिलते थे, तो उन्होंने 1000 कम की थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 1000 कम की थी। और आज तो स्थिति ये है कि लाखों रुपए महीना सैलरी मिलती है, उसके बाद भी दूसरे पेट्रोल के खर्च, दूसरी सुविधाएं, नौकर, रिटायरमेंट के बाद भी इतनी सुविधा रहेगी, इतने दिन तक बंगले का किराया देना पड़ेगा। उस तरह से जहाँ 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, वो जनता के टैक्स से सबसे ज़्यादा सुविधा भोगी आज है तो इंडियन जुडिशरी है या IAS अधिकारों की जमात है। तो ये सब स्थिति जो है भयावह, उस स्थिति को देख करके यदि उपराष्ट्रपति ने ये कहा कि 142 का उपयोग जो था एटम बम तरीका हो रहा है, बिल्कुल सही है। 142 का उपयोग तो कॉन्स्टिट्यूशन की तब किया जाता है जबकि किसी कानून में प्रावधान नहीं है, और आम नागरिक को न्यायदान देने के लिए जरूरी है कि अपने विवेक का उपयोग करे, तो सुप्रीम कोर्ट 142 में करता है। तो 142 में ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस अपनी श्रेष्ठता बनाने के लिए, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कहे नहीं, भगवान के सिवाय जजेस किसी के प्रति आंसरेबल ही नहीं है। भगवान ही नाराज होता है तो यशवंत वर्मा सर के केसेस आ जाते हैं, भगवान ही नाराज होता है तो PK जायसवाल सर के केस हो जाते हैं, परंतु अदरवाइज नहीं होता। और इसी कारण से सर्वोच्च न्यायालय में जजेस, हाईकोर्ट जजेस की और दूसरों की शिकायतें जाती है तो उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से एक जजमेंट करवा लिया,
कि बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति के किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो। अब वो कोई भी अपराध कर दे, इतने ही फाइनेंशियल अपराध हों, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बहुत से जजेस ऐसे हैं जो 10 या 15 लीटर पेट्रोल उनके घर से हाई कोर्ट तक आने के लिए खर्च होता है, और सर्टिफिकेट दे करके 200 लीटर पेट्रोल लेते हैं, जो मैक्सिमम सीमा है, एक्चुअल है। तो एक्चुअल कोई नहीं बताता कितना खर्च किया। और छोटे छोटे से धन, उसके लिए यदि क्रेडिटिबिलिटी खत्म होती है, अपराध करते हैं, यदि साधारण आदमी अपराध करे इस तरह का, तो उसको 10 साल की सजा हो सकती है, सेशन ट्रायल चलती है। पर हाईकोर्ट जजेस के लिए शिकायत के बाद भी, जांच के बाद भी कुछ नहीं होता। एक PK जायसवाल नहीं है, PK जायसवाल का तो इसलिए सुपरसीड किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर इलाहाबाद में करने के बाद, कि मैंने सूचना पर नोटिस देकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा था कि मैं पार्लियामेंट में रखवा दूंगा, तो उनको सुपरसीड किया। परंतु एक PK जायसवाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नहीं था। नंबर ऑफ PK जायसवाल हैं जो कि इस तरह के चीटिंग फोर्जरी के अपराध करने के बाद भी जज बनकर रिटायर जजेस के रूप में काम करते रहे, प्रमोशंस लेते रहे। और इस तरह से जगदीश धनखड़ ने जो कहा है, उसकी जो आलोचना करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए, न केवल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, न केवल हाई कोर्ट के जजेस को, परंतु जो वकील हैं, जो कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट माने जाते हैं, उनको चाटुकारिता और चपला चालफूसी के दम पर कि उनकी वकालत अच्छी चले, इसलिए यदि वो आलोचना करते हैं उपराष्ट्रपति के स्टेटमेंट की, तो वो देश हित में नहीं है, राष्ट्र हित में नहीं है, जुडिशरी के हित में नहीं है, जन साधारण के हित में नहीं है, न्याय के प्रति जो आस्था और विश्वास जो जुडिशरी में है उसके प्रति नहीं।